नमस्कार साथियों, मैं एसपी यादव एक बार फिर आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पिछले वीडियो में हमने सीसीए रूल्स 1958 के बारे में चर्चा की थी और प्राथमिक जांच को हमने विस्तृत रूप से समझा। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीसीए रूल 17 की। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने समझा कि यदि प्राथमिक जांच में कोई कार्मिक दोषी पाया जाता है तो जो अनुशासनिक अधिकारी होता है उसको इस बात का निर्णय करना होता है कि कार्मिक को चार्जशीट या आरोप पत्र 17 सीसीए में दिया जाए या 16 सीसीए में दिया जाए। यह इस बात पे निर्भर करता है कि कार्मिक का जो दोष है वो कितना बड़ा है। यदि कार्मिक का जो दोष है वो सामान्य स्तर का होता है तो अनुशासनिक अधिकारी के द्वारा कार्मिक को 17 सीसीए के तहत चार्जशीट दी जाती है। और यदि कार्मिक का जो दोष है वो गहन प्रवृत्ति का है तो अनुशासनिक अधिकारी द्वारा उस कार्मिक को चार्जशीट नियम 16 सीसी के तहत दी जाती है। आज हम ये मान के चलते हैं कि किसी कार्मिक को अनुशासनिक अधिकारी के द्वारा 17 सीसीए में चार्जशीट दी जा रही है तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जब अनुशासनिक अधिकारी इस बात का निर्णय कर लेता है प्राथमिक जांच के आधार पे कि कार्मिक को 17 सीसीए में चार्जशीट देनी है तो सबसे पहले अनुशासनिक अधिकारी के द्वारा उस कार्मिक को इसके संबंध में सूचित किया जाता है। अब ये सूचना आदेश के माध्यम से हो सकती है या ये सूचना आदेश के माध्यम से नहीं होकर शो कॉज नोटिस के रूप में भी हो सकती है। यह अनुशासनिक अधिकारी पर निर्भर करता है। अनुशासनिक अधिकारी द्वारा यदि कार्मिक को शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है 17 सीसीए में तो वो शो कॉज नोटिस संबंधित कार्मिक को तामील करवाया जाता है। कार्मिक उसकी रिसीव देता है और उसको इस शो कॉज नोटिस का या कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। कार्मिक उस नोटिस का जवाब लिखता है, उसकी ड्राफ्टिंग करता है और जवाब तैयार करके अनुशासनिक अधिकारी को 15 दिवस के अंदर भेज देता है। यदि इस कारण बताओ नोटिस के माध्यम से जो जवाब कार्मिक द्वारा दिया गया है अनुशासनिक अधिकारी उस जवाब से संतुष्ट हैं तो कार्रवाई यहीं रुक जाएगी। लेकिन यदि अनुशासनिक अधिकारी कारण बताओ नोटिस के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो फिर संबंधित कार्मिक को नियम 17 सीसीए के तहत चार्जशीट जारी की जाएगी। यह चार्जशीट संबंधित कार्मिक को थ्रू चैनल तामील करवाई जाती है। जब कार्मिक इस चार्जशीट को रिसीव कर लेता है तो ये जो रिसीव्ड है ये वापस उसी चैनल के माध्यम से अनुशासनिक अधिकारी के पास पहुंच जाती है। चार्जशीट में 3 चीजें होती हैं। एक ज्ञापन पत्र होता है, एक आरोप पत्र होता है और एक होता है आरोप विवरण पत्र। आरोप विवरण पत्र ज्ञापन पत्र में कर्मचारी के विरुद्ध जो शिकायत की गई है उसकी पूरी डिटेल होती है। आरोप पत्र में उस शिकायत के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध 1, 2, 3, 4 जितने भी आरोप बनते हैं वो क्रम से लिखे होते हैं। फिर उसके बाद में
तीसरा जो आरोप विवरण पत्र होता है, उसमें प्रत्येक आरोप का विस्तृत विवरण होता है और इस आरोप पत्र में या चार्जशीट में अनुशासनिक अधिकारी द्वारा कार्मिक को ये लिखा जाता है कि आप एक लिखित अभिकथन या जिसको रिटर्न स्टेटमेंट भी कहते हैं, वो अनुशासनिक अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा और उसके लिए अमूमन 15 दिवस का समय दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए कार्मिक 15 दिवस में उस रिटर्न स्टेटमेंट को प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, तो वो एक प्रार्थना पत्र लिख करके अनुशासनिक अधिकारी से समय बढ़ाने की मांग कर सकता है और यदि कोई वाजिब कारण होता है तो अनुशासनिक अधिकारी के द्वारा समय बढ़ा भी दिया जाता है। लेकिन जो बढ़ा हुआ समय है उसमें भी वो लिखित अभिकथन उस कार्मिक को अनुशासनिक अधिकारी को प्रेषित करना ही होता है। जब कार्मिक को चार्जशीट प्राप्त हो जाती है और वो लिखित अभिकथन तैयार करने के लिए बैठता है, तो लिखित अभिकथन या रिटर्न स्टेटमेंट की ड्राफ्टिंग है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। रिटर्न स्टेटमेंट की ड्राफ्टिंग करते समय सबसे पहले कार्मिक को अपना परिचय उसमें देना चाहिए। उसके बाद अब से पहले इस कार्रवाई से पहले उसकी जितने भी वर्ष की सेवा हो गई है, उस सेवा में कार्मिक की क्या उपलब्धियां रही हैं अपने डिपार्टमेंट में या अपने कार्यालय में या अपने विद्यालय में। अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो अपने विद्यालय में उसकी शिक्षा के शैक्षणिक क्षेत्र में या विद्यालय के भौतिक विकास में या सह शैक्षणिक गतिविधियों में उसकी कोई विशेष उपलब्धियां रही हैं, तो वो निश्चित रूप से कार्मिक को उसमें अपने परिचय के बाद बतानी चाहिए। इसके पश्चात कार्मिक पे जितने आरोप आरोपित किए गए हैं, जितने चार्ज लगाए गए हैं, उनमें एक आरोप का जवाब एक पैराग्राफ में लिखना चाहिए और उसमें जो आरोप लगाया गया है उसको खारिज करने के लिए, उसके विपक्ष में तर्क रखने के लिए कार्मिक के पास में कोई वैलिड प्रूफ होना चाहिए। क्योंकि बिना वैलिड प्रूफ के अगर हम कोई बात उसमें लिखते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, चांस बहुत कम होता है कि उसको स्वीकार कर लिया जाए। हम जो भी या कार्मिक जो भी उसमें अपना जवाब लिखेगा, आरोप का जवाब लिखेगा, तो उसमें जो लिख रहा है उसके पक्ष को पुष्ट करने के लिए कार्मिक के पास में एक ठोस प्रमाण होना चाहिए लिखित रूप में, लिखित दस्तावेज के रूप में। एक एक जब आरोप का जवाब एक एक पैराग्राफ में लिखते हुए कार्मिक अंत में पहुंचता है और अंत में कार्मिक को ये छूट भी दी जाती है और कार्मिक ये लिखता है कि यदि अनुशासनिक अधिकारी मेरे इस रिटर्न स्टेटमेंट या लिखित कथन से संतुष्ट नहीं हो तो मुझे व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए। लेकिन ये रिटर्न स्टेटमेंट में ये चीज़ लिखना आवश्यक होती है। अगर नहीं लिखी जाएगी तो व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर नहीं भी दिया जा सकता है, इसलिए लिखना जरूरी होता है। कार्मिक अपना लिखित अभिकथन तैयार करके उसके पक्ष में जितने भी साक्ष्य के रूप में दस्तावेज हैं वो उसके पीछे अटैच करता है, उन पे क्रमांक डालता है। जैसे मान लीजिए 8 दस्तावेज हैं तो 1 2 3 4 करके 8 तक क्रमांक उस पर डाले जाएंगे। ऊपर एक कवरिंग लेटर होगा, उसके जस्ट पीछे ये रिटर्न स्टेटमेंट होगा और उसके पीछे जितने भी उसके प्रमाण के रूप में दस्तावेज हैं वो लगेंगे। इस तरह से यह अभिकथन तैयार होकर अनुशासनिक अधिकारी के पास पहुंचेगा। जब अनुशासनिक अधिकारी के पास ये स्टेटमेंट पहुंचेगा तो अनुशासनिक अधिकारी इस पे बहुत ही गहनता के साथ विचार करेंगे
गुण दोष के आधार पे उसकी विवेचना की जाएगी। नियमों के आधार पे देखा जाएगा कि कार्मिक का दोष साबित होता है या नहीं होता है। मान लीजिए अनुशासनिक अधिकारी ये निर्णय करता है, कार्मिक के लिखित स्टेटमेंट से संतुष्ट होकर वो ये निर्णय लेते हैं कि कार्मिक का इसमें कोई दोष नहीं है, यानी दोष सिद्ध नहीं होता है, तो ये 17 CCA की कार्रवाई यहीं पे ड्रॉप कर दी जाती है। लेकिन यदि अनुशासनिक अधिकारी ये मानते हैं, ये समझते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि कार्मिक के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं, सारे आरोप सही नहीं हो कि कुछ सही हो सकते हैं, कितने आरोप लगाए गए उनमें से कितने सही हैं, उसके द्वारा आचरण नियमों का जो उल्लंघन किया गया है उसकी स्थिति क्या है। अगर सामान्य स्थिति में दोष सिद्ध होता है तो अनुशासनिक अधिकारी जो लघु शास्तियाँ हैं, उन लघु शास्तियों में से 3 लघु शास्तियों की हमने चर्चा की थी। परिनिंदा है, वेतनवृद्धि या पदोन्नति रोकना और वसूली करना। उनमें से दोष की गहनता कितनी है, इस आधार पे कोई ना कोई दंडादेश जरूर पारित करेगा। इसके पश्चात जो अनुशासनिक अधिकारी होता है वो निर्णय करने के पश्चात एक दंडादेश, स्पष्ट दंडादेश पारित करता है और उसकी एक प्रति उस कार्मिक को भिजवाई जाती है। उसकी एक प्रति कार्मिक का जो नियंत्रण अधिकारी होता है उसको भेजी जाती है। जैसे ही प्रति कार्मिक के पास पहुंचती है तो कार्मिक के पास अब क्या रास्ता है। कार्मिक भाग 6 जो अपील वाला भाग है उसमें नियम 21 से 31 तक आते हैं जो अपील के संबंध में है। उन नियमों के अंतर्गत रहते हुए, उन नियमों की दायरे में या उनकी सीमा में रहते हुए, उनमें जिस प्रक्रिया का उल्लेख है उसके तहत जो अनुशासनिक अधिकारी हैं उसके जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं उनके पास नियमानुसार अपील कर सकते हैं। मान लीजिए उसके जो अपील अधिकारी हैं उन्होंने भी उस दंडादेश को खारिज नहीं किया तो कार्मिक अपील प्राधिकरण में अपील कर सकते हैं। अपील प्राधिकरण में भी उसकी सुनवाई नहीं हुई या उसका दंडादेश है वो खारिज नहीं हुआ या उसका दंड कम नहीं किया गया तो अंततः वह कार्मिक माननीय न्यायालय की शरण में जा सकता है, माननीय न्यायालय में अपील कर सकता है और माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय आता है वो फिर कार्मिक को स्वीकार करना पड़ता है। तो इस तरह से ये 17 CCA की कार्रवाई संपन्न होती है और इसमें कार्मिक यदि दोषी पाया ही जाता है तो फिर उसके विरुद्ध 3 लघु शास्तियों में से कोई एक लघु शास्ति अनुशासनिक अधिकारी कार्मिक पे आरोपित करता है। कार्मिक उसके विरुद्ध अपील के विभिन्न स्तर होते हैं, वहाँ पे अपील करता है। अंत में वो माननीय न्यायालय के सामने पहुँचता है, वहाँ से उसका जो निर्णय आता है वो कार्मिक को स्वीकार करना पड़ता है। अब इसमें कभी कभी ये प्रश्न उठाया जाता है कि जो 17 CCA की कार्रवाई होती है उसमें प्राथमिक जांच आवश्यक या जरूरी होती है क्या। देखिएगा, नियम 17 या 17 CCA के तहत जो कार्रवाई होती है उसमें प्राथमिक जांच करवाना या नहीं करवाना ये अनुशासनिक अधिकारी पर निर्भर करता है। कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें प्राथमिक जांच नहीं करवाई जाती है, सीधे 17 CCA की चार्जशीट दे दी जाती है। कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें प्राथमिक जांच करवा के फिर उसके बाद में चार्जशीट दी जाती है। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें, बोर्ड परीक्षा का संस्था प्रधान और सभी शिक्षकों के लिए
एक न्यूनतम मापदंड तय किए जाते हैं। कक्षा 10 और 12 की जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें संस्था प्रदान के लिए भी मापदंड तय हैं, और जो व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक वगैरह होते हैं उनके लिए भी मापदंड तय होते हैं। यदि उन मापदंडों से परीक्षा परिणाम कम रहता है तो संबंधित शिक्षक को या संबंधित संस्था प्रधान को सीधे 17 CCA में चार्जशीट दी जाती है, प्राथमिक जांच नहीं करवाई जाती। क्यों? क्योंकि देखिएगा, जिन ऐसे केस जिनमें जो दस्तावेजीय साक्ष्य हैं वो इतने मजबूत, इतने प्रबल होते हैं कि वहाँ अनुशासनिक अधिकारी प्राथमिक जांच करवाने की आवश्यकता नहीं समझते हैं, वहाँ पे सीधे 17 CCA में चार्जशीट जारी कर दी जाती है। हालांकि 17 CCA की कार्रवाई की सूचना कार्मिक को अवश्य दी जाती है, जैसा कि निदेशक महोदय अपने आदेश के माध्यम से कार्मिकों को सूचना देते हैं कि इन संस्था प्रधानों का या इन अध्यापकों का परीक्षा परिणाम न्यून रहा है, इसलिए इनके विरुद्ध ये 17 CCA की कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है। सूचना अवश्य देंगे, लेकिन प्राथमिक जांच करवाएं ये आवश्यक नहीं है। अब बोर्ड परीक्षा परिणाम की अगर अपन बात करें, विशेषकर शिक्षा विभाग की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिएगा, जिस कार्मिक के विरुद्ध, चाहे वो संस्था प्रधान हो या कोई विषय अध्यापक हो, व्याख्याता हो, वरिष्ठ अध्यापक हो, यदि 17 CCA में न्यून परीक्षा परिणाम के कारण चार्जशीट 17 CCA में जारी की जाती है तो उसके लिए कुछ दस्तावेज हमें प्रस्तुत करने होते हैं। इसमें मुख्यतः जो पिछले 5 वर्ष का बोर्ड परीक्षा का परीक्षा परिणाम रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए प्रत्येक कार्मिक को या प्रत्येक शिक्षक को बोर्ड परीक्षा परिणाम का जो उसके विषय का जो परिणाम होता है या संस्था प्रदान के लिए पूरी विद्यालय का परिणाम होता है, सत्र के अंत में एक प्रति अपने पास उनको रखनी चाहिए, वो कभी काम आ सकती है। पिछले 5 वर्षों का परीक्षा परिणाम यदि किसी विषय अध्यापक या संस्था प्रदान का बहुत अच्छा है और 6वें वर्ष में अचानक से परीक्षा परिणाम निर्धारित मापदंड से कम रहा तो 17 CCA की कार्रवाई से बचने की पूरी संभावना रहती है। और यदि पहले भी परीक्षा परिणाम कमजोर रहा है तो फिर बचना मुश्किल होता है। अब परीक्षा परिणाम की न्यूनता के कारण अगर 17 CCA की कार्रवाई होती है तो उसके लिए कौन कौन से दस्तावेज शिक्षक के पास होने चाहिए, तो देखिएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हम ये मानते हैं कि बोर्ड परीक्षा परिणाम न्यून क्यों रहेगा उस पर हम विचार करें। या तो शिक्षकों के पद रिक्त हो सकते हैं, या शिक्षक किसी लंबी छुट्टी पे जा सकते हैं, जैसे CCL पे चले जाते हैं, या कहीं पे डेपुटेशन शिक्षक का अगर हो जाता है, या कोई दुर्घटना हो जाती है तो रूपांतरित या परिवर्तित अवकाश लेकर के कार्मिक लंबे समय तक विद्यालय नहीं आ पाता है। ऐसी परिस्थितियों में यदि शिक्षक लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है तो वो भी एक कारण हो सकता है। बच्चों की तरफ से भी कुछ कारण हो सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते हों, या कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको शिक्षक अच्छा पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, अच्छा समझाने का प्रयास कर रहा है कक्षा में, लेकिन वो बच्चे घर पे जाके ध्यान नहीं देते हों। तो यहाँ पे शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि वर्ष के सत्र के आरंभ में बोर्ड क्लास के लिए अपनी एक कार्य योजना बनाए लिखित में, अपने विषय की, संस्था प्रधान अपने विद्यालय की, और उसका फाइल रखें, उसका दस्तावेजीकरण करें कि आपने जुलाई में जैसे विद्यालय खुला आपने क्या योजना बनाई, उसको आपने कैसे क्रियान्वित किया। जैसे मान लीजिए जुलाई में हमने योजना बना ली कि ऐसे ऐसे हमें अपने विषय का या अपने विद्यालय के बच्चों का अध्यापन करवाना है,
फिर उसी के अनुसार जो भी दस्तावेज इकट्ठे हों उनको उस फाइल में हम लगाते रहें। यदि शिक्षक के पद रिक्त हैं तो संस्था प्रधान का ये दायित्व होता है कि लिखित में उसकी सूचना समय समय पे अपने उच्च अधिकारी सीबीओ या डीओ सर हैं उनको दें और उसका लिखित प्रूफ उनके पास हो। यदि कोई शिक्षक लंबी छुट्टी पे जाते हैं तो उसके बदले में विद्यालय के किसी दूसरे शिक्षक को लगा करके व्यवस्था करें या किसी भामाशाह की मदद लेकर के किसी निजी शिक्षक को भी हम विद्यालय में कुछ समय के लिए लगा सकते हैं। अगर बाहर से किसी शिक्षक को लगा रहे हैं तो एसडीएमसी में उसका प्रस्ताव लेके उसकी कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें। वो अध्यापक जितने दिन अध्यापन कार्य के लिए आए उसके हस्ताक्षर करवाएं, उसका प्रूफ रखें। अध्यापक बच्चों के जो मासिक या पाक्षिक जो टेस्ट लें उनका भी रिकॉर्ड अध्यापक के पास सुरक्षित रहे। एक नियमित रूप से नहीं आने वाले बच्चे या ऐसे बच्चे जो अनियमित रूप से आते हैं, नियमित रूप से नहीं आते हैं, उन बच्चों को जब एसडीएमसी की मीटिंग हो तो बाकायदा उनके नामों का जिक्र किया जाए। जो अभिभावक सदस्य होते हैं एसडीएमसी में उनके सामने उनके नाम बताए जाएं, उनके पिता के नाम बताए जाएं और उनसे निवेदन किया जाए कि ये बच्चे अनियमित रूप से आते हैं, परीक्षा परिणाम प्रभावित हो सकता है, तो उनका सहयोग लें और उसको एसडीएमसी की कार्रवाई में लिखें ताकि वो एक दस्तावेजी प्रूफ रहे। बच्चों को नियमित रूप से आने के लिए नोटिस जारी करें और नोटिस की प्रति सुरक्षित रखी जाए। बच्चों की जो डेली डायरी होती है, दैनंदिनी होती है, उसमें टीचर्स को पर डे बच्चे से पूर्ण करवानी होती है। उसको क्या पढ़ाया गया, उसको कितना होमवर्क दिया गया, बच्चा समय पे पढ़ के आया, होमवर्क करके लाया या नहीं करके लाया। तो वो जो बच्चे की दैनंदिनी होती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसके साथ जो टीचर्स डायरी होती है वो भी टीचर ने पूरे सत्र में बोर्ड क्लास को किस तरह से क्या योजना बना के कैसे पढ़ाया उसका एक दर्पण होती है, वो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बच्चों के जो उपस्थिति रजिस्टर होते हैं वो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। उससे ये पता लगता है कि बच्चा पूरे सत्र में कुल कितने कार्य दिवस हुए और बच्चा कितने दिन उपस्थित रहा। तो ये ऐसे दस्तावेज हैं जिनको सुरक्षित रखना होता है और यदि बोर्ड परीक्षा परिणाम न्यून रहता है तो ये सारे दस्तावेज हमें प्रस्तुत करने होते हैं, इनकी फोटो प्रतियां। संस्था प्रधान हो या अध्यापक हो, यदि उन्होंने वाकई अच्छी मेहनत की है, एक अच्छी योजना बनाई है, उस योजना को क्रियान्वित किया है, सारे दस्तावेज ये प्रूफ उनके पास हैं, तो उनके विरुद्ध न्यून परीक्षा परिणाम की वजह से जो 17 CCA की कार्रवाई होती है वो ड्रॉप कर दी जाती है। लेकिन यदि वास्तव में संस्था प्रधान या शिक्षक ने लापरवाही की है और उसकी वजह से परीक्षा परिणाम न्यून रहा है तो 17 CCA में 3 जो लघु शास्तियाँ हैं उनमें से किसी भी लघु शास्ति को संबंधित कार्मिक, चाहे वो संस्था प्रधान हो चाहे शिक्षक हो, उस पर आरोपित किया जा सकता है। इसलिए सभी जो शिक्षक बंधु हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो अभिलेखीय दस्तावेज होते हैं उनको पूर्ण रखें, उनके अनुसार बच्चों की तैयारी कराएं ताकि इस समय इस तरह की कोई समस्या नहीं आए। और यदि इस तरह की कोई समस्या आती है तो उनके पास फिर इतने पर्याप्त सबूत होंगे कि उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो पाएगी। ये था बोर्ड परीक्षा परिणाम के बारे में जो 17 CCA के तहत जिसमें कार्रवाई होती है और बहुत सारे कार्मिकों के विरुद्ध ये कार्रवाई होती है। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण बिंदु नियम 16 जिसको 16 CCA की कार्रवाई कहते हैं,
उस पे हम चर्चा करेंगे। और ये इतनी महत्वपूर्ण कार्रवाई है कि बिल्कुल माननीय न्यायालय में जिस तरह की कार्रवाई होती है, जिस तरह से वहाँ की कार्रवाई संपादित होती है, बिल्कुल उसी तरह से 16 सीसी की कार्रवाई होती है। और अमूमन कार्मिक इसको जटिल समझ करके कभी समझने का प्रयास करते भी हैं, तो मन में यूँ रहता है कि ये जटिल जटिल प्रक्रिया है, समझ में नहीं आएगी। लेकिन हम और आप मिलके बिल्कुल सरल भाषा में जो अगला वीडियो होगा उसमें 16 सीसी की कार्रवाई को समझेंगे। और निश्चित रूप से वो कार्रवाई आप वो जो प्रक्रिया है 16 सीसी की, वो आपके लिए आपको समझ में आएगी और आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगी। किसी के लिए इसको समझना इतना कठिन नहीं है, बस हमें ध्यान से इस वीडियो को सुनना है, समझना है। और यदि कोई किसी साथी के साथ कोई समस्या हो तो हम तैयार हैं, जितना भी हमसे होगा आपकी मदद